हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हम खुद को तब तक आजाद नहीं कह पाएंगे जब तक हमारी जमीन पर हर गुलाम आजाद नहीं हो जाएगा। हमें अब ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा इंसानी जज्बे वाला, ज्यादा सावधान, ज्यादा साहसी और सक्रिय होने की जरूरत है। दास प्रथा एक ऐसी चीज है जिसे मेरे देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें अब इसे खत्म करना ही होगा। ऐसा मुमकिन है और हम ऐसा करके रहेंगे। आज की दुनिया में इंसान एक दूसरे के साथ जो बेरहमी और बुरा बर्ताव करते हैं, उनमें सबसे बेरहमी भरा है हमारी दुनिया के युवाओं की तस्करी और उन्हें गुलाम बनाकर रखना। जरा लेक वोल्टा में मछली पकड़ने वाले बच्चों के बारे में सोचिए। बेहद गरीब परिवारों में जन्मे मछली पकड़ने वाले इन किशोरों को उनकी लाचार माएं या तो उन्हें रिश्तेदारों को या चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले अजनबियों को यूं ही दे देती हैं या बेच देती हैं, जो ये वादा करते हैं कि वो इन बच्चों को कोई काम धंधा सिखा देंगे जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इस सिलसिले की शुरुआत एक सांस्कृतिक परंपरा के तौर पर हुई थी, लेकिन अब ये बात संस्कृति के दायरे से बाहर निकल चुकी है। तो मैं इसे दास प्रथा जैसी ही गुलामी कहता हूँ, जो इन कम उम्र के बदकिस्मत बच्चों पर थोप दी गई है। अपने परिवारों और घरों से दूर मछली पकड़ने वाले ये बच्चे खुद को एक इंसान की बनाई बड़ी सी झील में पाते हैं, जो बचपन के इनके बाकी वर्षों के दौरान किसी झील जैसी ही रहेगी। ये साल दर साल तेज धूप में 14 घंटे काम करते हैं। इन्हें दिन में बस एक बार थोड़ा सा खाना दिया जाता है। घाना में मानव तस्करी के खिलाफ नियम हैं, लेकिन वहां उन्हें लागू करने लायक जरिए नहीं हैं। एरिक पियाजा और जॉर्ज अचीब्रा जैसे माहिर एडवोकेट इन बच्चों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हर साल हजारों छूट जाते हैं। चलो उनके नजदीक चलते हैं, चलो उनके पास चलते हैं हम लोग। ये मछली पकड़ने वाले पहले बच्चे हमें नजर आए हैं। ये लाल टी शर्ट वाला लड़का क्या कर रहा है? ये इन लोगों के साथ मछली पकड़ रहा है। बड़ी उम्र के लड़कों को काफी समय से तस्करी के जरिए लाया जा रहा है। इन्हें काफी समय से लाया जा रहा है क्या? हाँ, काफी समय से। अच्छा, इन लड़कों की उम्र कितनी होगी? ये शायद 18 या 19 का होगा। 18 या 19 का? इनमें कुछ 20 से ज्यादा के भी हैं। अरे शायद उस लड़के को मैं जानता हूं। इमा, ये इमा है शायद। ये इमा ही है ना? 10 का। 10 साल का? ये वाला? ये सब लड़के एक ही आदमी के लिए काम करते हैं। अच्छा। और मैं उसे बुलाता हूँ याओ। हाँ, इमा। यानी आपने इसे छांट लिया है? हम उसकी दास्तान जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम आसपास के दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा। और तब हालात का जायजा लेंगे। हम बचाव की अगली कोशिश में उसे निकालने वाले हैं। अच्छा। लेकिन इस बार नहीं। अच्छा, इस वाली कोशिश में नहीं है, शायद अगली वाली में। नहीं, इस बार नहीं। देखिए, हर साल बहुत से लड़के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये बच्चे अपने आप जाल में फंस जाते हैं और फिर क्योंकि ऊपर नहीं आ पाते, इसीलिए ये दम घुटकर मर जाते हैं। ये हादसे अक्सर होते ही रहते हैं। बात पानी के नीचे की हो या ऊपर की, लेक वोल्टा में जिंदगी के लिए खतरा हमेशा मौजूद रहता है। लेक के गर्म और उथले पानी में मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और बिलहर्जिया जैसे रोग
खूब पनपते हैं। इन्फेक्शन और चोटें इस गर्मी में खूब बढ़ते हैं। हाँ, देखिए इसे पानी में चोट लगी थी और आप यहाँ पर ये निशान भी देख सकते हैं। ये चोट के निशान हैं और ये चोटें इन्हें अक्सर लगती रहती हैं। ये चोटें कभी कभी जानलेवा भी साबित होती हैं। इन ज्यादातर बच्चों में सहने की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अपने साथ काफी बेरहमी सह लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनका बचपन काफी सामान्य नजर आता है। ये खुश, खेलते हुए, सुशिक्षित और जोशीले दिखते हैं और मैंने इस चमत्कार को बार बार देखा है। मैं वाकई इससे हैरान हो जाता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज मेरी हिम्मत लगातार बनाए रखती है तो वो इनकी यही हिम्मत है। मैं इन बच्चों को देखता हूँ जिनमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इनकी आंखों में कोई चमक नहीं दिखती, इनके दिल में कोई जोश नहीं दिखता, लेकिन आजाद होने पर ये फिर से खुश नजर आते हैं। लेक वोल्टा से 1600 किलोमीटर दूर सेनेगल में करीब 50,000 ऐसे किशोर हैं जो कुपोषण, शारीरिक तकलीफें और सातों दिन काम करने जैसी परेशानियां सहते हैं। इन्हें तालिबे कहा जाता है। तालिबे ऐसे कम उम्र लड़के होते हैं जिन्हें उनके परिवार मजहबी स्कूलों में भेज देते हैं और यहाँ उन्हें मराबू कहलाने वाले उस्ताद इस्लाम के तौर तरीके और सिद्धांत उन्हें सिखाते हैं। इस्लामी स्कूलों में बच्चों को भेजने की सांस्कृतिक परंपरा को सेनेगल में बड़ी इज्जत से देखा जाता है, लेकिन घाना में जिस तरह मछली पकड़ने का कारोबार है, वैसे ही इसमें भी अपराधी दाखिल हो गए हैं और उनके लालच ने इसे बर्बाद कर दिया है। ये इन बच्चों का एक बहुत ही चालाकी से किया जाने वाला शोषण बन गया है, जो बहुत दुख की बात है। ये बच्चे बहुत ही बुरी स्थितियों में रहते हैं। उनके रहन सहन वाली स्थितियां बहुत ही ज्यादा गंदी होती हैं। एक मराबू ने बड़ी ही लापरवाही से मुझे बताया था कि इन बच्चों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह इन्हें बचाएगा। ये खराब खाना खा सकते हैं, ये घटिया खाना भी खा सकते हैं, मगर इन्हें कुछ नहीं होता है। होता ये है कि इन्हें लगातार पेट के रोग, त्वचा के रोग घेरे रहते हैं। इनमें से कई तो मर जाते हैं। ये रहन सहन की खराब स्थितियों के कारण मर जाते हैं और इसके साथ ही साथ मराबू द्वारा पीटे जाने से भी अक्सर इनकी मौत हो जाती है। बच्चों का इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल किए जाने से बचाने के सिलसिले में कोई भी जगह शायद ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम ये सोचते हों कि वहाँ बिना वक्त गवाए फौरन कुछ किए जाने की जरूरत है। यहाँ हर कहीं रोजाना ऐसे बच्चे नजर आते रहते हैं जिनके अधिकारों को उनसे छीना जाता है, जिनकी जिंदगियां बर्बाद होती रहती हैं। लाखों बच्चों के शोषण की बात सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में ऐसे 190 से ज्यादा देश हैं जिनमें लगभग सभी में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। ये इन देशों या इनकी सीमाओं के बाहर भी मौजूद हैं। दुनिया के बहुत से गरीब लोगों की जिंदगी सड़कों पर बीतती है और शायद ही किसी देश की सड़कों पर इतने बच्चे मौजूद हों जितने भारत में। भारत में हर घंटे 6 बच्चे गुम हो जाते हैं और वो यूं ही हवा में गायब नहीं हो जाते। इन बच्चों को मानव तस्कर स्थानीय स्तर पर चुराते हैं और इन्हें अलग अलग लोगों को बेचा जाता है। फिर इन्हें और आगे बाल गुलामों, बाल वेश्याओं या बाल बंधुआ मजदूरों के तौर पर अथवा घरों में काम करने वाले मजदूरों के तौर पर बेचा जाता है। यानी ये एक बहुत बड़ी मिलीभगत है जो गांव के स्तर से भारत के दूर दराज हिस्सों तक, बड़े शहरों और कस्बों तक मौजूद है।
नई दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में आपका स्वागत है। बच्चों का ऐसी जहरीली जगह पर होना भी गैर कानूनी है, लेकिन कचरे को प्रोसेस करने के लिए शहर को इनकी सेवाओं की जरूरत है। इसलिए बिचौलिए कुछ बच्चों को यहाँ लाकर उनके जरिए पैसा कमाते हैं। हम बात कर रहे हैं आजादी छीनने और इंसानी इज्जत की। हम बात कर रहे हैं उस बेरहमी की जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां कोई इंसान अपना नाम, चेहरा, अपनी पहचान, अपनी गरिमा, अपना सब कुछ गंवा देता है। ये बच्चे सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, लेकिन इन्हें मजदूरी नाम की ही मिलती है। ये कुपोषण से ग्रस्त रहते हैं और खतरनाक कचरे की वजह से इनको बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। इस डंप में से आने वाली बदबू मतली लाने वाली होती है। ये जगह जहन्नुम जैसी है। कभी कभी शारीरिक अक्षमताएं बहुत ही गंभीर होती हैं। इनका सामना ऐसी चीजों से होता है जो इन बच्चों के हाथों की हड्डियों तक को जला देती हैं, आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये हफ्ते में 6.5 दिन रोजाना 12 घंटे तक झुके रहते हैं, जिससे शरीर के आकार को भी नुकसान पहुंचता है। ये किस तरह की दुनिया है जो गाजीपुर में कचरा बीनने वाले इन बच्चों को बनाती है, या लेक वोल्टा के मछली पकड़ने वाले किशोरों को, या तालिबे भिखारियों को? आखिर गुलाम बनाने वाले तस्कर और वो बिचौलिए कौन हैं जो हमारे इन बच्चों के जरिए अपनी रोजी कमाते हैं? तस्कर दरअसल बहुत ही सुस्त होते हैं। वो हमारी दुनिया में मौजूद हालात का फायदा उठाना चाहते हैं। उनके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज है। वो इंसानों के बारे में नहीं सोचते, उनमें इंसानियत नहीं होती। चाहे ये जॉर्डन के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोग हों या फिर ब्राजील के बायोफ्यूल सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पुरानी समस्या है कि लोग दूसरे लोगों के साथ कुछ यूं बर्ताव करते हैं जैसे वो इंसान ही ना हो। ये कई मायनों में इस बात की बेहद घटिया मिसाल है कि कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। रोमानी लोग काफी प्राचीन लोग हैं। इन्हें रोमा या जिप्सी भी कहते हैं। ये मध्य और पूर्वी यूरोप में रहते हैं। रोमा लोग बेहद गरीब होते हैं, इसलिए वो मानव तस्करी के आसान शिकार बन जाते हैं। ये लड़कों को भीख मांगने के काम में लगाने और लड़कियों को पश्चिमी यूरोप में बेहद फलते फूलते सेक्स ट्रेड के लिए ढूंढने के चक्कर में दूर दराज गांवों का सफर करते हैं। ट्रिहान बुखारेस्ट की जोहा जेल में बंद एक टर्किश रोमानियन तस्कर है। वो इन्हें भर्ती करने के अपने तरीके के बारे में बताता है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। हम परिवारों, माँ और बेटी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। मैं गरीब परिवारों के पास गया। मैंने उनसे कहा, गरीबी की जिंदगी बिताने, भीख मांगने या लूटमार करने के बजाय मेरे साथ देश से बाहर चलो। तुम्हें जिंदगी में ज्यादा चीजें मिल पाएंगी। जोहा जेल में मानव तस्कर ज्यादातर वो बिचौलिए होते हैं जो यूरोप महाद्वीप में लड़कियों को खरीदने और बेचने के बड़े कारोबार में लगे रहते हैं। वो बेहद गंभीर अपराध करते हैं, पर उन्हें कड़ी सजा शायद ही कभी मिलती हो। मानव तस्करों को हमारी कमजोरियां मालूम होती हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि कानून कहाँ सबसे कमजोर है, कहाँ ये चीज़ें राजनीतिक प्राथमिकता में शामिल नहीं हैं, या फिर कहाँ बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनका शोषण किया जा सकता है। ये बहुत चालाक लोग, और ये लोग ये भी जानते हैं कि उनके लिए जोखिम बहुत कम है, क्योंकि उनमें से बहुत ही कम पकड़े जाते हैं। ड्रग्स में डील करने के लिए तो हमारे यहाँ बड़ी सजाएं हैं, लेकिन इंसानों की तस्करी के लिए यानी गुलाम बनाने के लिए आपको सिर्फ 7 साल की सजा होती है। लेकिन अगर आप अपना प्रभाव रखते हो तो आप 4 साल में ही बाहर आ सकते हैं। मैं जब सिर्फ 14 साल का था तो मैं यूं ही इधर उधर घूमता रहता था। मैं तब एक लड़की के पास गया जो एक वेश्या थी। मुझे अखबार में विज्ञापन से उसके बारे में पता चला था।
मैंने ये जताया कि उसका ग्राहक हूँ, लेकिन मैंने उसका अपहरण कर लिया, उसे बंधक बनाकर रखा और फिर दूसरे दलालों को बेच दिया। मुझे इससे कमाई हुई तो मैंने अपना ये धंधा बढ़ा दिया। इस शख्स के बारे में मजीद बात यह है कि ये बड़े अच्छे रईस परिवार से है और रोमानिया में फ़िलहाल ये बात काफ़ी आम हो गई है। यहाँ समृद्ध परिवार के बहुत से बिगड़े हुए लड़के हैं जो कि गलत संगत में पड़ गए हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। वो ये मानता है कि उसने पूरे जीवन में इन लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, पर उसे इस बात का ज़रा भी पछतावा नहीं है क्योंकि उसके लिए ज़िंदगी के मायने कुछ और ही हैं। मैं उन्हें खाना नहीं देता था। मैं तो खाना देने के बजाय उन्हें पीटता था। कैसे? आप उन्हें थप्पड़ मारते थे? हाँ, मैं उन्हें पीटता था, मैं उन्हें मुक्के मारता था। मेरी उम्र तब कम थी तो मैं उनको मुक्कों से और पैरों से पीटता ही रहता था। मैंने उनको काफ़ी तकलीफ पहुंचाई थी। ये लोग लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ बंदी बनाकर रखते थे। वो उनका अपहरण करते समय ही उन्हें बता देते थे कि वो उनकी संपत्ति थी। वो लड़कियों के कपड़े उतारते थे, उनका आईडी छीन लेते थे और उन्हें पीटते थे। मुझे ये लगता है कि इन लड़कियों को ये बातें सारी जिंदगी बहुत ज्यादा डराती रहती होंगी। उनमें से कुछ तो बदलने की कोशिश करती थीं, लेकिन वो एक सामान्य महिला की तरह कभी भी नहीं रह पाती होंगी। मैं जब भी ये कहती थी कि मुझे ये गंदा काम नहीं करना है, तुम मुझे पीट सकते हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तो वो पीटता था। उसने मुझे इतना पीटा कि मेरा एक दांत टूट गया। मैं तब गर्भवती थी। जब भी वो मुझे पीटता था तो मैं फर्श पर झुककर या खुद को छुपाकर अपने आप को बचाती थी। मैं खुद को यूं ढक लेती थी। बचने के लिए? हाँ, बचने के लिए। और ये कोई नहीं जानता कि मैं गर्भवती हूँ। हाँ जी। मैंने ये भी सुना है कि देहाती इलाकों में अल्बानिया के बड़े शहरों के नज़दीक कुछ ख़ास तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहां लड़कियों को विदेशों से लाया जाता था, वहां ट्रेन किया जाता था ताकि मुख्य रूप से इटली के बाज़ारों में भेजा जा सके। साथ ही उन्हें यूरोप के अन्य देशों में भी भेजा जाता था। ऐसी भी दास्तानें सुनने में आती थीं कि किसी एक लड़की की जान दूसरों को ये दिखाने के लिए ली जाती थी ताकि दूसरों को ये सबक मिल सके कि वो भागने की कोशिश न करें